हाँ जी। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू कर रहे थे कंटिन्यूस रनिंग अप टाइम। तो ये जो लिमिटेशन एक्ट है, इसके अंदर जो कंटिन्यू, ये जो सेक्शन 9 है, ये कहता है एक बार लिमिटेशन पीरियड जो हमने बताए थे सेक्शन 6, 7, 8 डिसेबिलिटी के केस में एक्सटेंड होता है पीरियड, लेकिन सेक्शन 9 कहता है वंस स्टार्टेड, ये एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद में नो सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी कैन स्टॉप इट। जिस समय स्टार्टिंग के टाइम में माइनर है, स्टार्टिंग के टाइम पर अनेबल टू कॉन्टैक्ट है, माइनर है या इडियट है या इंसेन है, ठीक है। तो ये वंस स्टार्टेड नो सब्सीक्वेंट स्टॉपिंग, फिर पीरियड स्टार्ट हो गया एक बार तो फिर स्टार्ट हो गया, ये नहीं कि बीच बीच में हम काट काट के देखेंगे कितने टाइम वो, ओके। ये केवल सब्सीक्वेंट सस्पेंड हो सकती है बाय स्टैट्यूटरी प्रोसेस। ये पीरियड केवल सस्पेंड किससे हो सकता है? बाय स्टैट्यूटरी प्रोसेस। स्टैट्यूटरी प्रोसेस से ये सस्पेंड हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ओके। क्लियर? हाँ जी। अब कुछ पीरियड एक्सक्लूड होता है फ्रॉम द लिमिटेशन पीरियड, तो ये अब हमने समझेंगे एक्सक्लूजन ऑफ। ये बात आपको समझ में आई? एक बार स्टार्ट हो गया तो वो चलता जाएगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या करता है? कुछ पीरियड को एक्सक्लूड करता है। एक्सक्लूजन्स, पीरियड में से कुछ एक्सक्लूजन करता है। एक्सक्लूजन किस चीज का? टाइम का। कौन कौन से टाइम का? तो सबसे पहले हम देखना चाहिए कि जो सूट के लिए क्या एक्सक्लूजन होता है, अपील के लिए क्या एक्सक्लूजन होता है, सूट के लिए क्या टाइम एक्सक्लूड होता है, अपील के लिए क्या एक्सक्लूड होता है, रिवीजन या रिव्यू ऑफ अपील, रिवीजन, रिव्यू और लीव टू अपील, इसके लिए क्या पीरियड एक्सक्लूड होता है। उसके अलावा हमको देखना है कोई सेटिसाइड के लिए क्या एक्सक्लूड होता है। सेटिसाइड द अवार्ड, यानी जजमेंट को खत्म करने के लिए, एक तरफ उठा के जिसको हम लोग कहते हैं ठंडे बस्ते में डालने के लिए, और अदर एप्लीकेशंस। इन सब में कौन कौन सा टाइम एक्सक्लूड हो जाता है, ये हमको समझना है। तो सूट के केस के अंदर स्टार्टिंग डे, जिस दिन से स्टार्टिंग डे है, डे ऑफ स्टार्टिंग को जिस दिन से टाइम स्टार्ट होता है उस दिन को नहीं गिनते, एक दिन को, जिस दिन से टाइम स्टार्ट होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, ओके। यानी स्टार्टिंग डे कौन सा होता है? जहां से टाइम बिगिंस टू रन, उस स्टार्टिंग डे को। तो स्टार्टिंग डे अपील के अंदर भी
एक्सक्लूड किया जाता है स्टार्टिंग डे। स्टार्टिंग डे क्या होता है? जहां से टाइम बिगिंस टू रन है। बोलचाल की भाषा के लिए स्टार्टिंग लिखी है वहां पर, जहां से रेगे, ठीक है। या जिस दिन जिसके खिलाफ अपील की है, जिस दिन जजमेंट अनाउंस हुआ, जिस दिन जजमेंट अनाउंस हुआ, ये एक्सक्लूड किया जाता है। ओके। टाइम जितना लैप्स हुआ इन ऑब्टेनिंग डिग्री, और टाइम जितना लैप्स हुआ कॉपी ऑफ जजमेंट। तो जो स्टार्टिंग डे है वो नहीं गिना जाता। जिस दिन जजमेंट अनाउंस हुआ वो दिन एक्सक्लूड किया जाता है, और जितना डिग्री लेने में टाइम लगता है वो, और साथ में जो कॉपी ऑफ जजमेंट, जो सर्टिफाइड कॉपी वहां से निकलवानी पड़ती है ना ऑर्डर की, तो उसको जब हम अप्लाई करते हैं उसमें कुछ टाइम लगाते हैं, तो जितना टाइम लगता है वो उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ओके। तो रिवीजन एंड रिव्यू में भी सेम केस, सेम टाइम, इसमें भी सेम एक्सक्लूजन होता है। स्टार्टिंग डे, जजमेंट अनाउंसमेंट का डेट, ठीक है, कॉपी ऑफ डिग्री और कॉपी ऑफ जजमेंट। ओके। तो इसमें 1 2 3 4, ठीक है, इसमें केवल 1, और इसके अंदर 1 and 4 सर्टिंग साइड, जिस दिन स्टार्टिंग डे और ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ अवार्ड। यहां पे जजमेंट की जगह इस केस में हम लिख देते हैं अवार्ड। तो ये इतना पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और इसके अंदर अदर के केस में ओनली 1, ये वाला स्टार्टिंग डे एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये जो पीरियड है ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सूट के केस में केवल जिस दिन स्टार्ट होता है वो डे, इसी तरह अदर के केस में भी वो डे, यानी जिस डेट को स्टार्ट होता है वो डे, तो चाहे सूट हो, चाहे अदर हो, चाहे अपील हो या सेटिसाइड हो, उन दोनों, उन सारे केसेस के अंदर एक्सक्लूड होगा ही होगा। और इन द केस ऑफ अपील के केस में जो जजमेंट अनाउंस वाला दिन डिक्री यदि हुई है, तो डिक्री ऑब्टेन में जितना टाइम लगता है उसके अलावा कॉपी ऑफ जजमेंट में जितना टाइम लगता है। इसी तरह यदि हम किसी रिवीजन रिव्यू करते हैं तब भी स्टार्टिंग डे, जजमेंट जिस दिन अनाउंस होता है, टाइम फॉर ऑब्टेनिंग डिग्री, टाइम फॉर द कॉपी ऑफ जजमेंट। ओके। और यदि सेटिसाइड के लिए हम करते हैं तो स्टार्टिंग डे एंड जिस दिन सेटिसाइड होता है। ओके। समझ में आया? यस सर। तो ये यदि आपने समझ में आया हो तो यहां से हम आगे बढ़े। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई लिमिटेशन के अंदर पैसा नहीं देता है लेकिन कोई एक्नॉलेजमेंट कर देता है, तो एक्नॉलेजमेंट का क्या फर्क पड़ेगा? तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 18 में, इफेक्ट्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अब आ जाइए इफेक्ट्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट।
effect of acknowledgement of a liability, acknowledgement of a liability on period of limitation, on period of limitation, section 18। तो अब हमें समझना क्या है कि कोई आदमी यदि एक्नॉलेज करता है कि यदि किसी लायबिलिटी का मान लो स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट है 1/4/2014, अब इसकी जो लिमिटेशन मान लो 3 इयर्स है और ये खत्म होती है 31/3/2017। 2017 तक वो कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन मान लो 30/3 को और 31/3 को वो कंफर्मेशन या एक्नॉलेजमेंट दे देता है। तो जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट दे देता है इस डेट को, तो यहां से फ्रेश 3 इयर्स का पीरियड मिल जाता है। यानी लिमिटेशंस जिस दिन एक्नॉलेज कर दिया वहां से ओके तो फ्रेश पीरियड हो जाता है। ओके, ये एक्नॉलेजमेंट किस में होनी चाहिए? राइटिंग में होनी चाहिए। और इस राइटिंग में प्रॉमिस टू पे होने की बात नहीं, प्रॉमिस ऑफ पे की जरूरत नहीं है, प्रॉमिस ऑफ पे की जरूरत नहीं है। केवल जैसे इनकम टैक्स के लिए उसने कहा कि भाई ये कॉपी ऑफ अकाउंट है, इसको आप साइन कर दीजिए, केवल हाँ आपकी एंट्री सही है, ठीक है, या केवल ये कहना कि आज सब्सिस्ट करता है लोन, दैट इज द सफिशिएंट प्रूफ। ये जरूरी नहीं है कि वो कहे मैं पे कर दूंगा, पे करने की बात नहीं, केवल एक्सेप्ट करना कि जो आपके खाते में लिखा है वो ठीक है, लायबिलिटी सब्सिस्ट। तो क्या है? एडमिशन ऑफ लायबिलिटी, बस इस एडमिशन की जरूरत है, उसके प्रॉमिस टू पे की कोई जरूरत नहीं है। केवल एडमिशन भी हो गया तो नया फ्रेश पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए बिफोर, ये देखा ना 31/3 को खत्म हो रहा था, 30/3 को हो गया, 31/3 को हो गया, इससे पहले हो गया। तो इसके कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं, वो एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। तो ये यदि आपने कॉपी किया हो और समझ लिया हो तो हम आगे बढ़े। हाँ सर, तो अब हम बताते हैं आपको इस एक्नॉलेजमेंट के वैलिड एसेंशियल रिक्विजिट्स क्या क्या हैं वैलिड रिक्विजिशन के। ओके, तो ये आपने समझा कि वो फ्रेश पीरियड वहां से शुरू हो जाता है, और इसके लिए क्या है, राइटिंग में होना चाहिए, लेकिन प्रॉमिस टू पे की कोई जरूरत नहीं, केवल एडमिशन हो जाए कि हाँ जी ये लायबिलिटी सस्टेन होती है। ओके, अब लिखिए एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट। वैलिड एक्नॉलेजमेंट के एसेंशियल रिक्विजिट्स हैं क्या क्या? तो सबसे पहला है बिफोर एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन से पहले हो जाना चाहिए। बाय द पार्टी, उसी पार्टी द्वारा होना चाहिए अगेंस्ट whom
अगेंस्ट whom राइट क्लेम्ड, जिसके खिलाफ राइट हो उसी के द्वारा होनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा नहीं। बिफोर एक्सपायरेशन बाय द पार्टी। थर्ड थिंग इज इन राइटिंग, ये एक्नॉलेजमेंट कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। तो जो भी सूट है उसके बारे में राइट दैट प्रॉपर्टी, किसी के बारे में हो, इनमें से किसी एक के बारे में होना चाहिए, ठीक है। बिफोर एक्सपायरेशन होना है, बाई पार्टी होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, जो एक्नॉलेजमेंट फॉर राइट दैट प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है। बाई द पार्टी, टू के लिए किसी को भी हो सकता है, टू एनीबडी, टू एनीबडी। यानी इवन स्ट्रेंजर्स को भी हो सकता है। बात समझ में आई? जिस पार्टी ने लोन लिया है उसके द्वारा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। मान लो कंफर्मेशन हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी, किसको दी, आईटीओ को दी कि हमने लोन लिया है, ये भी कंफर्मेशन है। हमने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया, लोन साइन किया, ये भी कंफर्मेशन है। ओके, तो ये कंफर्मेशन किसी भी पार्टी को हो सकती है, ये जरूरी नहीं होना उस पार्टी द्वारा, लेकिन टू हुम, टू किसी को हो सकती है। बाई द पार्टी, जिसके अगेंस्ट राइट है, लेकिन टू हुम के लिए कोई भी हो सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसी आदमी को राइट मिलेगा जिस आदमी के अगेंस्ट, जिस आदमी को राइट है, जिसके अगेंस्ट राइट है उसके द्वारा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कंफर्मेशन केवल उसी को दे जिस पे जिसका राइट है। बात समझ में आई? हाँ जी। तो ये आपको 5, ये पूरे आपको ध्यान रखना है। बिफोर एक्सपायरेशन, बाय द पार्टी, इन राइटिंग, फॉर राइट डेट और प्रॉपर्टी टू एनीबडी। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग कंफर्मेशन। हाँ जी, ओके। तो ये बात आपको समझ में आई? यस। तो इसको इरेज कर दें। हाँ, तो ये हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ पार्ट पेमेंट। इफेक्ट ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन
90। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 29। अब जिस तरह हमने आपको एक्शन बनाया, इसी तरह मान लो 1,00,000 रुपए किसी को डेट ड्यू है। अब उसमें से वो मान लो 10,000 रुपीज 1/4/2014 का ड्यू है, 31/3/2017 को लिमिटेशन होती है, और वो मान लो 15/3/2017 को 10,000 रुपए का पेमेंट कर देता है। ठीक है, या 1,00,000 पे 10,000 रुपए इंटरेस्ट का पेमेंट कर देता है। तो जिस दिन इंटरेस्ट का पेमेंट कर देता है, यहां से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, बात समझ में आती है? तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये जो सेक्शन 19 है ये क्या कहता है। ये कहता है लॉ ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, यदि बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, यदि कोई पैसा चाहे वो इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का दे दिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, जो जिसके पास डेट है बाय प्रिंसिपल और एज एजेंट दोनों में से किसी के द्वारा यदि पैसा दे दिया जाता है, ठीक है, जो एजेंट डुली ऑथोराइज ऑन हिज बिहाफ, प्रिंसिपल या उसके किसी एजेंट जो उसके द्वारा ऑथोराइज है, उसके द्वारा दे दिया जाता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी कंप्यूटेड। जिस दिन से पेमेंट हुआ उस दिन से फ्रेश पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, ये जो पेमेंट जो कर रहा है उस पेमेंट वाले के द्वारा रिटर्न में ये लिखना होना, रिटर्न में ये एक्नॉलेज होना चाहिए कि मैं ये पेमेंट दे रहा हूं। जैसे रिसीव के अंदर था, इसमें उसमें था, उसमें कंफर्म कर रहा था कि सब्सिस्ट होता है, इसमें एक्नॉलेज कि आई एम पेइंग एज पार्ट पेमेंट, आई एम पेइंग इंटरेस्ट या पार्ट पेमेंट, ये उसके हाथ से लिखा होना चाहिए। ओके, क्लियर। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी है जो मॉर्टगेज, और उस प्रॉपर्टी का रेंट कौन रिसीव कर रहा है, प्रॉपर्टी रेंट रिसीव हो रहा है बाय लैंडिनर। तो ये जो प्रॉपर्टी का जो रेंट हो रहा है ये किसी और तरह से पैसा आ रहा है, तब भी वो पेमेंट माना जाएगा। और हर पार्ट पेमेंट के साथ या हर इंटरेस्ट पेमेंट के साथ फ्रेश पीरियड, ओके, फ्रेश पीरियड स्टार्ट होता है। हाँ जी, बात समझ में आई? यानी हर पार्ट पेमेंट के साथ में या हर इंटरेस्ट पेमेंट के साथ में फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। ओके,
अब हम समझेंगे जो सबसे पहले, सर ये लिमिटेशन पीरियड तो आपने बहुत कुछ बता दिया, पढ़ना बता दिया, लेकिन एक्चुअल लिमिटेशन पीरियड है क्या? हाँ जी, तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन पीरियड्स आपको बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से दिल दिमाग जहन में ये बात बैठा लीजिए कि क्या है लिमिटेशन पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कई बार क्वेश्चंस में इनका यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस के आंसर में। तो अब हमें बड़े ध्यान से अपने दिलो दिमाग जहन को बिल्कुल कंसंट्रेट कर लीजिए इस बात को समझने के लिए। बड़ी हम इजी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट लिमिटेशन पीरियड बताएंगे। जरा सा भी आपने सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। आपको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यदि जिस वे में हम बता रहे करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो इसको हमने डिवाइड किया है। कुछ पे लिमिटेशन लगती है 30 डेज की, कुछ चीजों पे लिमिटेशन है 3 इयर्स की, कुछ पे है 1 ईयर की, कुछ पर है 12 ईयर की, और कुछ पर है 10 डेज की। 10 डेज, 30 डेज, 1 ईयर, 12 ईयर, और ज्यादातर केस में 3 इयर्स है। ओके, ज्यादातर केसेज में क्या है, 3 इयर्स है, और एक केस में है 30 ईयर। तो 90% केसेज हैं 3 इयर्स वाले, कुछ केसेज हैं 10 डेज, 30 डेज, 1 ईयर, 12 ईयर एंड 30 डेज। तो 10 डेज के अंदर क्या है, समरी प्रोसीजर के अंदर कोई सब कुछ केस समरी में होते हैं। समरी के अंदर यदि सूट फॉर लीव या अपीयर और डिफेंड, लीव टू अपीयर और डिफेंड, इसके लिए केवल 10 डेज है। यदि समरी प्रोसीजर में कोई केस हो रहा है और आप लीव लेना चाहते हैं टू अपीयर एंड डिफेंड, तो आपको 10 दिन के अंदर एप्लीकेशन, 10 दिन के बाद आप ये नहीं ले सकते। ओके, अब 30 डेज के लिए क्या है, ये जो दैट सेंटेंस की अपील है, दैट सेंटेंस के अगेंस्ट अपील, दैट सेंटेंस के अगेंस्ट यदि आपको मृत्यु की सजा दी गई है और आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं, केवल 30 दिन का टाइम मिलेगा आपको। ओके, अब आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, या मैलिशियस प्रोजिक्यूशन के अगेंस्ट यदि आपको कंपनसेशन लेना है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर जो कंपनसेशन है, इसके लिए 1 साल के अंदर आपको केस करना है। ओके, अब जो आपने मनी जो भी सिक्योर्ड हुआ बाय मॉर्टगेज, मनी सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज, और उसके अगेंस्ट आपको केस करना है, तो आपको पीरियड है 12 इयर्स। ओके,
और possession of mortgage property इसके लिए 30 डे 30 ईयर्स। तो आप क्या है, यदि कोई समरी असेसमेंट हो रहा है और उसमें आप लीव टू अपीयर और डिफेंड लेना चाहते हैं, 10 दिन के अंदर आप दीजिए एप्लीकेशन, दैट सेंटेंस है, और उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं 30 दिन के अंदर। यदि कोई आपने गलती से आपको जेल डाल दिया, मालिशियस प्रोसिक्यूशन है, उसके लिए कंपनसेशन लेना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर आपको लेना होगा। मॉर्टगेज के अगेंस्ट सिक्योर करना चाहते हैं मनी 12 साल, और मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना चाहते हैं तो 30 साल का टाइम है। बाकी सारे केसेस के अंदर सूट फॉर मनी पेबल और लेंट 3 साल का पीरियड है। ओके, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 3 साल का पीरियड है। ओके, सूट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का पीरियड है। सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी 3 साल का पीरियड है। ओके, एरियर ऑफ रेंट का 3 साल का पीरियड है। सूट फॉर एरियर ऑफ द रेंट 3 साल का। सूट फॉर शेयर इन पार्टनरशिप फर्म 3 years। ओके, सूट फॉर वेजेज ड्यू टू सीमेन 3 साल का, 3 years। ओके, वेजेज ड्यू टू अदर एम्प्लॉय 3 साल का पीरियड। ओके, सूट फॉर बिल होटल का बिल है, लॉजिंग का है, लॉजिंग बोर्डिंग, ये सब आप यानी मोस्टली मोस्टली यू विल गेट 3 years फॉर मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द सूट। केवल जो स्पेसिफिक सूट्स हैं, समरी सूट के अंदर यदि आप लीव चाहते हैं तो समरी प्रोसीजर में तो आपको केवल 10 days का टाइम है, ओनली 10 days टाइम फॉर समरी, 30 days फॉर दैट सेंटेंस की अगेंस्ट अपील करनी है। कंपनसेशन यदि अरेस्ट के लिए लेना है, और मॉर्टगेज वाला यदि आपने मनी सिक्योर्ड अगेंस्ट मॉर्टगेज है 12 साल के अंदर आप ले सकते हैं, और पोजेशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी दैट कैन बी टेकन विद इन 30 years। और बाकी सारी चीज़ों के लिए आपका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कितना है, दैट इज टाइम पीरियड फॉर दी 30। ओके, तो बाकी सबके लिए टाइम 3 years। क्लियर? तो ये जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो बात है वो ये है, ये लिमिटेशन जो पीरियड है ये केवल सिविल केसेज के लिए है। ये जो लिमिटेशन पीरियड है, दीज आर ओनली फॉर द सिविल केसेज।
अब ये जो है, एक तो आपको समझना है सिविल के लिए, दूसरे ये जो रिट केसेज के अंदर जनरली रिट में लिमिटेशन नॉट अप्लाई, लेकिन बट द कोर्ट्स, यदि कोई मैटर्स कोर्ट को लगता है कि वो राइट इस तरह के हैं कि बेसिकली इवन रिट के अंदर राइट एक ऐसी चीज से राय आते हैं जिनके लिए लिमिटेशन है, तो कोर्ट में कोर्ट में use the time bar and limitation even in the writ jurisdiction. However, principally said, limitation does not apply in the writ jurisdiction. ठीक है, writ jurisdiction में limitation अप्लाई नहीं होती, लेकिन यदि कोई writ के अंदर जो right arise हो रहा है, वो right arise ऐसी ही चीज से हो रहा है जिस पर limitation अप्लाई होती है, तो कोर्ट में refuse to apply limitation. ओके तो ये आपने समझा लिमिटेशन एक्ट को। अपनी ई बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने इस क्वेश्चंस को आपको याद करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप याद करिए, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। कुछ ट्रू एंड फॉल्स के केस हैं और कुछ केस लॉजेज हैं, इनको आप बढ़िया तरीके से यदि स्टडी करोगे तो ये जो प्रिंसिपल्स हमने बताए इनसे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट आज हमने इसको कंप्लीट किया। तो कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। तो कुल मिला के ये समझिए लिमिटेशन एक्ट है क्या। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? ये लिमिटेशन एक्ट कहता है कि हर चीज का टाइम होता है, समय के साथ साथ एविडेंस नष्ट होते जाते हैं, और जो लॉ है वो केवल डिलीजेंट लोगों को फेवर करता है, नॉट इंडोलेंट, है ना। तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया कि क्योंकि स्ट्रेक केम और बहुत पुराने केसेस जब एविडेंस नष्ट हो जाते हैं, यदि उनको भी राइज होगा, कोर्ट में अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ेंगे और ये पीस डिस्टर्ब होगा। तो कई कोर्ट ने ये डिसाइड किया लिमिटेशन एक्ट टाइम बार बेसिक के लिए लेजिस्लेशन टू रिपोज पीस एंड जस्टिस। ओके, तो ये बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हर तरह के सूट की एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड है कि आपको उस टाइम पीरियड के अंदर एप्लीकेशन देनी है, सूट इंस्टीट्यूट करना है। ठीक है, हालांकि इसके सेक्शन 6, 7, 8 के अंदर कुछ जो डिसेबल लोग हैं उनको दी गया है लिमिटेशन, क्योंकि जब सूट स्टार्ट होने के टाइम ही दे आर नॉट एलिजिबल या दे आर नॉट कैपेबल टू इंस्टीट्यूट सूट, तो उनको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल टाइम मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जो सेक्शन 9 है वो ये कहता है कि ये टाइम साथ साथ एक बार शुरू हो गया फिर ये स्टॉप नहीं होगा। यदि शुरू होने के टाइम पे वो इंसान नहीं था, अनसाउंड माइंड का नहीं था पर्सन, उस समय कैपेबल था लीगल, और बाद में इनकैपेबल हुआ, तो टाइम एक बार स्टार्ट हुआ तो वो चलता जाएगा। साथ ही साथ ये कहता है कि यदि कोई टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले डेट को एक्नॉलेज कर देता है तो वो फ्रेश पीरियड शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड एक्नॉलेजमेंट इज इन राइटिंग एंड बाय द पर्सन अगेंस्ट whom the right is to be entertained। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसी को उसने कंफर्म किया हो, कंफर्म उसी आदमी द्वारा किया, उसी पर्सन द्वारा किया जाना चाहिए जिसने राइट, जिसके अगेंस्ट राइट हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कंफर्म उसी को किया गया हो जिसका राइट हो, जिसके फेवर में राइट हो। उसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी को, इवन स्ट्रेंजर्स को यदि कोई एक्नॉलेजमेंट किया गया है तो वो एक्नॉलेजमेंट से फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ
यदि पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है उससे भी फ्रेश पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड रिटर्न के अंदर प्रूफ हो कि ये मैं पेमेंट दे रहा हूं। ओके, इवन यदि कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई बेनिफिट है, जो रेंट वगैरह यदि लेंडर को मिलता है वो भी क्या है, पार्ट पेमेंट माना जाएगा। उसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ टाइम है। एक्सटेंशन ऑफ चाहे वो सूट हो, चाहे वो अपील हो, चाहे रिवीजन ऑफ अपील हो, चाहे सेटिसाइड का ऑर्डर हो या कोई भी अदर अपील हो, जिस डेट को सूट स्टार्ट होना है उस डेट को, स्टार्टिंग डे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में, उस डेट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इन द केस ऑफ अपील, यदि कोई जजमेंट वाला डेट को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डिक्री लेने में जो टाइम लगता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जजमेंट की कॉपी लेने में टाइम लगता है वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी तरह यदि कोई रिवीजन ऑफ अपील है उसमें भी इन चारों चीजों को, स्टार्टिंग डेट को, ठीक है, अपील, डिक्री की डेट, डिक्री में लगा टाइम, जजमेंट में जजमेंट वाला दिन और कॉपी ऑफ ऑर्डर लेने में जो टाइम लगा वो लिमिटेशन के लिए उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा यदि कोई सेटिसाइड ऑर्डर है किसी अवार्ड का तो स्टार्टिंग डेट एंड डेट ऑफ सेटिंग साइड, डेट ऑफ अवार्ड, इन दोनों को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये हमने कुछ चीजें पढ़ी। उसके अलावा हमने आपको बताया इम्पोर्टेंट लिमिटेशन पीरियड। 90% केसेज में, ज्यादातर केसेज में 3 इयर्स इज द लिमिटेशन पीरियड। लेकिन यदि कोई समरी असेसमेंट हो रहा है और उसके अंदर यदि लीव लेनी है, लीव ऑफ अपील और नॉट टू अपीयर, तो केवल 10 दिन का पीरियड है। जो सेंटेंस ऑफ डेथ है उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए केवल 30 डेज टाइम है। उसके अलावा यदि आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया गया है या मालिशियस प्रोसिक्यूशन किया गया है और उसके अगेंस्ट आप कंपनसेशन लगा की एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो केवल आप 1 साल के अंदर ही दे सकते हैं। और यदि आपका कोई आपने डेट दिया अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफ द प्रॉपर्टी तो उसके लिए आपको बहुत टाइम मिलता है, 12 ईयर, 12 साल तक आप इंश्योर कर सकते हैं। और मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का पजेशन के लिए आपको 30 इयर्स का टाइम है। बाकी सारी चीजों के लिए जैसे कि सूट फॉर मनी पेबल और लेंट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, एरियर ऑफ रेंट, शेयर इन फर्म्स, वेजेस ड्यू टू सीमेन, वेजेस ड्यू टू अदर्स एंड होटल की लॉजिंग, बोर्डिंग, इस तरह के एक्सपेंडिचर्स यदि आपको लेना है, यानी आप ये समझिए इन प्रैक्टिकल टर्म्स 3 years is the limitation period for most of the item except certain few items. For this 10 days, 30 days, 1 year, 12 year and 30 years has been prescribed. तो आप इन 5 केसेज को अलग से ध्यान रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 and other cases are for 3 years. ओके, तो ये हमने आज लिमिटेशन पीरियड के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।